Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Fahad Said from Times Institute. Welcome to the differential equation 2. स्टूडेंट आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन 2 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, जो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसको किस तरह से हम स्टैंडर्डाइज्ड करेंगे और फर्दर उसके सॉल्यूशन को किस तरह से हम इवेल्युएट करेंगे। स्टूडेंट, ये हमने जो डेरिवेटिव की जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी तो आप देख सकते हैं ए एन और उसका ऑर्डर क्या है डी एन वाई बाई डी एक्स रेज टू द पावर एन। और इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ ए एन माइनस वन है और इसका यहाँ पर जो ऑर्डर है स्टूडेंट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, हमें यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन। यानी कि स्टूडेंट ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें जो ए एन है ए एन माइनस वन है अप टू सो ऑन ए नॉट तक की जो ये हमारे पास ये कांस्टेंट फंक्शंस गिवन होंगे। आई रिपीट के कांस्टेंट फंक्शन होंगे, डेरिवेटिव फंक्शंस मौजूद नहीं होंगे, इसीलिए इसका नाम है एक तो नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड इसकी जो है वो डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होगी, यानी कि कोई ना कोई आपके पास फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, ठीक है। और उसके जो कांस्टेंट्स हैं डेरिवेटिव्स के साथ वो आप कांस्टेंट्स होंगे, जो कोफिशिएंट है उसके वो कांस्टेंट होंगे। तो इसलिए हमने इसको कहा कि ये नॉन होमोजीनियस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट हमने करना क्या है, देखिए हमारे पास जो डेरिवेटिव का ऑर्डर दिया हुआ है हमने उसको कैपिटल डी की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं डी एन ओवर डी एक्स की पावर एन को मैंने डी एन लिखा, इसी तरह से अप टू सो ऑन मैंने लिखा। और आप यहाँ पर एक बात नोट कीजिए, वाई 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 सब में कॉमन है तो मैंने ओवरऑल एक वाई को कॉमन लिया। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो फंक्शन है स्टूडेंट मैंने इसको एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहा, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमें इसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, इसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट में आपने कम्प्लीमेंट्री फैक्टर को फाइंड आउट करना है, यानी कि वाई सी फाइंड आउट करना है। वाई सी कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, हम इसको होमोजीनियस बनाकर फिर इसका वाई सी फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी इसकी, या हम उसको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे। फिर उसकी जो नेचर ऑफ रूट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने वाई सी बताना है, आया कि रूट्स इक्वल हैं तो अनइक्वल हैं या रियल हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो क्या वो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, तो उस बिहाफ पर हमने वाई सी को फाइंड आउट करना है, जिस तरह से हमने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है वाई पी। असल में जो हमारी जो कंसंट्रेशन रहेगी ज़्यादा वो वाई पी पर होगी, क्योंकि वाई पी पर स्टूडेंट वन का फार्मूला क्या है, वन ओवर कैपिटल एफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट ये जो एफ ऑफ एक्स है हमारा राइट हैंड साइड पर, ये डिपेंड करेगा हमारा वाई पी का जो क्राइटेरिया है वो किस तरह का रहेगा। एक्चुअल में जनरल फार्मूला तो यही रहेगा, बट वाई पी फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा हमारा जो क्राइटेरिया है वो सेम नहीं रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो और थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, जनरल इक्वेशन लिखनी है जिसमें हमें मालूम है कि कम्प्लीमेंट्री फैक्टर और पर्टिकुलर इंटीग्रल का हम सम कर देंगे तो वो जनरल सोल्यूशन होगा। दिस इज़ आवर स्टेप नंबर 3। अब बात करते हैं, चूँकि स्टूडेंट मैंने आपको बात की कि यहाँ डिपेंड करेगा वाई पी एफ ऑफ एक्स पर। एफ ऑफ एक्स क्या है, तो फर्स्ट केस में स्टूडेंट हम बात करते हैं कि अगर आपका केस 1 है, अगर आपका जो एफ ऑफ एक्स है स्टूडेंट वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जिस तरह से ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आप देख सकते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड पर क्या आपको नज़र आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आपके पास वाई पी के लिए स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, वाई पी के लिए अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स की जगह पर जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल है तो अकॉर्डिंग टू वाई पी फार्मूला, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई पी इज़ इक्वल टू 1/f(d) e रेज टू द पावर एफ ऑफ एक्स था, तो हमारा एफ ऑफ एक्स लेट्स सपोज इस केस में क्या है e की पावर ए एक्स है। आपने करना क्या होगा स्टूडेंट, वाई पी के लिए आपने जो ए है स्टूडेंट, ये जो एफ ऑफ डी हमने इक्वेशन बनाई होगी एफ डी, ये वाली जो इक्वेशन है आपने इसमें रिप्लेस कर देना है स्टूडेंट डी को ए में,
ठीक है, यानी कि हम d की जगह पर a वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। मान लें कि हमारे पास e की पावर 2x मौजूद है, तो हम हर d में, ठीक है, हम हर d में, यानी कि ये देख सकते हैं ये d है, d की जगह पर रिप्लेस क्या करेंगे हम, 2x बोला मैंने तो 2 रिप्लेस करेंगे। तो अब अगर स्टूडेंट हम यहाँ देखेंगे कि 1/fd का जो आंसर है, यानी कि f ऑफ a, क्योंकि जब आप a उसमें पुट करते हो तो f ऑफ a बनेगा, f ऑफ a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, डज नॉट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट फिर तो हमारा ये आंसर फाइंड आउट हो गया। लेट्स सपोज अगर आपने a को इसमें सब्स्टिट्यूट किया और आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ गया, तो फिर आपने क्या करना होगा स्टूडेंट, हमने करना फिर ये है कि हमने उसका वन टाइम इसका डेरिवेटिव ले लेना है। अब डेरिवेटिव इस तरह से नहीं लेंगे, डेरिवेटिव जब हम फर्स्ट टाइम लेंगे तो इसका जो ax नोटेशन है, जो पावर है, वन टाइम स्टूडेंट यहाँ पर x ले लेंगे, फिर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा e की पावर ax को यहाँ दोबारा सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, यहाँ आपने d को रिप्लेस कर देना है a में। अगर आंसर फिर क्या होना चाहिए, डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज अगर फिर 0 हो गया, फिर 0 हो गया, तो आपने इसका एक बार और डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर x को एक बार और लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा, और उसके बाद दोबारा फिर आपने f" a को देखना है कि क्या ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यानी कि आपने तब तक वो काम करते रहना है जब तक f ऑफ a आपका 0 के डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, 0 ना आ सके। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मज़ीद जो भी यहाँ पर जो कमी बेशी है हम क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज मैं एक जनरल फॉर्म में आपको बात कर रहा हूँ, तो ये ज़रा डिफ़िकल्ट हुआ करता है जनरल फॉर्म में बात करना। हम एक एग्जांपल लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और साथ ही हम इस कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ स्टेप्स स्टूडेंट्स आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है, स्टूडेंट हमारे पास d³ + 1 × y इज इक्वल टू 1 + e⁻⁻x + e⁻²x। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है। अगेन स्टूडेंट पहले फर्स्ट में इसको देखिए, ये fd की फॉर्म में है, बिल्कुल है। लेट्स सपोज अगर ये कुछ इस तरह से लिखा होता, ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है, तो हमें क्या करना होता, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टूडेंट इसकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखना होता है dn d3y, ठीक है, फिर प्लस y इज इक्वल टू 1 + e⁻⁻x + e⁻x। फिर क्या करते स्टूडेंट, d³ + 1 लिखकर y को यहाँ पर कॉमन लेते, फिर ये क्वेश्चन हमारे पास जा बनता। बट उसने हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना कर दे दी है। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार बनी बनाई गेम मिले, हमें क्या करना है, उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। जी स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1, हमें YC को फाइंड आउट करना है, राइट। तो YC फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को इज इक्वल टू 0 दिखाना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, इसको हम YC से रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये होमोजीनियस बन चुका है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है स्टूडेंट, ऑक्सिलरी, या आप इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन स्टूडेंट m में बनेगी, आप जानते हैं, इसको m में रिप्लेस कर देंगे और इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट अब यहाँ हमने रूट्स निकालनी है। आप जानते हैं कि a³ + b³ का फार्मूला क्या होगा, a + b × a² - ab + b² इज इक्वल टू 0 and m + 1 is equal to 0 and m² - m + 1 also is equal to 0. Here m is equal to -1. This is our first root of this auxiliary equation. Now this is the quadratic equation in m, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब आप ये क्यूब का फार्मूला ओपन करते हैं तो
आगे जो आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो कभी भी आपको एग्जैक्ट फैक्टराइजेशन नहीं करके देता। इसका मतलब है हमें यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है इन m में। तो m इज इक्वल टू स्टूडेंट माइनस बी, बिकॉज माइनस इंटू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स -1 का स्क्वायर, माइनस 4ac, स्टूडेंट 4a इज़ 1 and c is also 1 divided by 2a. Here it is m is equal to student plus 1 plus minus root 1 negative 4 upon 2, m is equal to 1 plus minus minus 3 root by 2, m is equal to student 1 plus minus and what is this, इसको स्टूडेंट लिखा जा सकता है अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। क्लियर है ना, अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा। जी स्टूडेंट, अब m के आंसर देखिए, m इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 एंड दिस इज आवर आयोटा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ जो हमारे पास जो रूट्स आई हैं तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आई हैं, और कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आई और ये प्लस और माइनस के साइन के साथ आई हैं। तो इसका स्टूडेंट जो हमारे पास जो जनरल फार्मूला था लिखने का कि हमारे पास रूट्स हों और रियल नंबर्स हों, ठीक है, और इक्वल हों या अनइक्वल हों, उसके लिए ये क्राइटेरिया था, मतलब इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। चलिए मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, जब आपके पास रूट्स अनइक्वल हों और रियल नंबर हो, फॉर एग्जांपल, तो हमारा जो आंसर बनता है वो ये बनेगा c1 e रेज़ टू द पावर m1x प्लस c2 e रेज़ टू द पावर m2x। ये स्टूडेंट yc निकालने का है कब, जब आपके पास लेट्स सपोज 2 रूट्स आई और वो अनइक्वल थी। लेट्स सपोज अगर 2 रूट्स आती हैं और इक्वल होती हैं रियल नंबर के केस में, क्योंकि ये रियल नंबर का केस है, तो फिर हम क्या करते हैं c1 प्लस c2x इंटू e रेज़ टू द पावर m1x यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास स्टूडेंट्स जो रूट्स आएँ, वो जो रूट्स आएंगी हमारे पास और कम्प्लेक्स नंबर्स में आएंगी, तो हम क्या करेंगे, yc इज इक्वल टू c1 कोस bx प्लस c2 साइन bx इंटू ई रेज टू द पावर ax। ये स्टूडेंट हमारे पास अगर अब कॉम्प्लेक्स में रूट्स आ जाएं तो हमारे लिए ये आंसर हुआ करता है। तो इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर, तो स्टूडेंट अब इसके अकॉर्डिंग देखिए हमारा आंसर जनरल जो बनने वाला है वो किस तरह से बनेगा। ये देखिए m का आंसर यहाँ पर रियल नंबर है, तो m के लिए हम yc क्या फाइंड आउट करेंगे, yc इज इक्वल टू c1 m1, ठीक हो गया, c1 e रेज़ टू द पावर m1x, ठीक हो गया, ये क्योंकि हमारे पास एक ही रूट थी। अब कॉम्प्लेक्स है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस c2 कोस bx प्लस c3 साइन bx इंटू ई रेज़ टू द पावर ax। ये स्टूडेंट हमारे पास yc का कम्प्लीमेंट्री फैक्टर का जनरल सॉल्यूशन मैंने अभी लिखा, अभी जस्ट मैंने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट नहीं किया। अब देखिए हमारे पास यहाँ m का आंसर रियल नंबर के लिए -1 था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, yc इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू द पावर m1 इज़ -1 तो -x प्लस c2 कोस bx, कोस b देखिए स्टूडेंट रियल नंबर में a प्लस माइनस b आयोटा हुआ करता, तो b हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3/2, तो कोस अंडर रूट 3/2x। आगे बढ़ते हैं, प्लस c3 अगेन देखिए स्टूडेंट साइन एंड b इज अंडर रूट 3/2x into e raised to the power ax, but is a is our case is 1/2x। स्टूडेंट ये रहा हमारा yc का आंसर, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का आंसर। क्लियर है स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ, बिकॉज स्टेप नंबर 2 ही हमारा जो है समझने वाला है। ये तो हमने ऑलरेडी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिस्कस कर रखा है। नाउ वी फाइंड yp। स्टूडेंट ये हम नोट डाउन करके रख लेते हैं अपने पास, बिकॉज वाइट बोर्ड पर अवेलेबिलिटी कम है हमारी आज। c1 e रेज़ टू द पावर -x प्लस c2 कोस अंडर रूट 3/2x
प्लस साइन अंडर रूट 3/2x एंड e रेज टू द पावर x/2. दिस इज आवर 1. जी स्टेप नंबर 2 पर आते हैं स्टूडेंट. स्टेप 2, वाई पी को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट. और हम जानते हैं कि वाई पी का जो फार्मूला है 1/कैपिटल एफ डी डॉट एफ ऑफ एक्स. और कैपिटल एफ डी स्टूडेंट क्या है हमारे पास, यही है, बिकॉज हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी ये डिस्कस किया कि ये हमारे पास कैपिटल एफ डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था. अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो आपको क्लियर यहाँ पर साउंड हो जाएगा कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड पर एफ ऑफ एक्स है और ये हमारे पास ये पूरा एफ ऑफ एक्स है, ये हमारे पास एफ डी है और ये वाई था. तो एफ डी क्योंकि मैंने ये फार्मूला लिखा तो हम इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को. तो 1/d³ प्लस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स इज़ 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज टू द पावर 2x एंड ब्रैकेट क्लोज. अब देखिए केस क्या है स्टूडेंट, हमारे पास कौन सा केस है एफ ऑफ एक्स का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का. तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जिस तरह से मैंने जर्नल फॉर्म में आपको बताया था वो अब मैं एक्चुअल में करके दिखाऊंगा. तो फर्स्ट में स्टूडेंट थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बिकॉज हमने कहा कि राइट हैंड साइड पर कंप्लीट एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, बट 1 आप देख सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में नहीं है. तो मैं क्या करने जाता हूँ, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ स्टूडेंट, e रेज टू द पावर 0x, बिकॉज किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर क्या हुआ करता है स्टूडेंट, 1 हुआ करता है. तो इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में बनाया ताकि कंप्लीट हमारे पास राइट हैंड साइड पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख सके. अब 1 बाय 1 हम इसको सोल्यूशन लेंगे इसका. देखिए स्टूडेंट, अगर तो आपके पास जस्ट e की पावर 2x होता, आप इसके ऊपर ये ऑपरेटर लगा लेते, वो क्राइटेरिया जो अभी हमने डिस्कस किया. बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2 एंड 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं. इट मीन्स कि मुझे इस 1/d³ प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है इन तीनों के साथ ताकि सेपरेट किया जा सके. फिर फर्दर हम इसमें जाकर देखेंगे कि क्या इम्प्लीमेंटेशन इसमें कर सकते हैं. हमें मिलेगा स्टूडेंट वाई पी इज इक्वल टू 1/d³ into e raised to the power 0x, similarly plus 1/d³ plus 1 e raised to the power minus x and d³ plus 1 into e raised to the power 2x. ये देखिए स्टूडेंट हमने इसको सेपरेट किया. अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या कहा था, जर्नल फॉर्म जब मैंने लिखी थी तो यहाँ मैंने लिखा था एफ डी इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स, यानी कि d में आपने क्या करना देना है, a को रिप्लेस करना है. जहाँ जहाँ आपको d दिखेगा वहाँ पर आपने a की वैल्यू को पुट करना है. तो वाई पी इज इक्वल टू 1/0³ प्लस 1 इंटू ई रेज टू द पावर 0x प्लस 1/ माइनस, बिकॉज a क्या है यहाँ पर -1 है, -1 का क्यूब प्लस 1 एंड ई रेज टू द पावर माइनस x, सिमिलरली प्लस 1/2³ प्लस 1 e रेज टू द पावर 2x. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये टर्म f ऑफ a है, अब ये f ऑफ a बन चुकी है, ये 0 तो नहीं आ रही, ये देखना स्टूडेंट. देखिए ये 0 नहीं आ रही बिकॉज वाई बी इज इक्वल टू 0 का क्यूब क्या होता है 0, 0 प्लस 1 1, 1/1 1, और e रेज टू द पावर 0x का मतलब भी क्या है 1. तो इट मीन्स मैं इसको 1 लिख दूँ. अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ -1 सब्स्टिट्यूट किया, -1 का क्यूब -1 प्लस 1, तो ये क्या बन रहा है 0 बन रहा है. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, अगर आपका एफ ऑफ ए 0 बन रहा है तो हमने क्या कहा था, आपने 1 टाइम इस x को लिखना है, x का, ठीक है, x को लिखना है, ये -1 है यानी कि ये माइनस की जगह पर समझ लें स्टूडेंट ax है, e रेज टू द पावर ax. हमने बात की थी आपने सिर्फ x लिखना है, -x की बात नहीं कर रहा, x को लिखना है और 1 टाइम इसका डेरिवेटिव ले लेना है और उसके बाद जाकर हम पुट करेंगे. इट मीन्स हमारा ये जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड पार्ट था,
ये है तो ज़ीरो बन रहा है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने की बजाय इसके मैं यहाँ लिखूँगा एक्स ई रेस टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डी 3d²। इसका डेरिवेटिव लिया, पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, और 1 का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होता है 0। ये मैंने इम्प्लीमेंटेशन की। ये आपको बात क्लियर हुई? इसी तरह से स्टूडेंट आगे इसमें हमने क्या पुट करना था, 2 का क्यूब, ठीक है ना। तो 2 का क्यूब क्या हुआ, 8 + 1 9, 0 तो नहीं हुआ। तो इट मीन्स अब हम जाकर इसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो ये तो स्टूडेंट 1 रहा, प्लस आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर देखिए d की जगह पर आप -1 सब्स्टिट्यूट करें तो अब आंसर 0 नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, x × e रेज़ टू द पावर -x अपॉन 3 - 1 का स्क्वायर। क्लियर है ना। और इसी तरह से प्लस 1/9 e रेज़ टू द पावर 2x एंड yp विल बिकम 1/1 + x e रेज़ टू द पावर -x डिवाइडेड बाय स्टूडेंट क्या बना, 3 बना। और ये स्टूडेंट हमने फाइनली yp को कैलकुलेट किया। तो ये स्टूडेंट हमारा yp रहा और ये हमारा yc था। तो स्टेप नंबर 3 पर आएंगे। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या था, जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करने का था। तो देखिए y = yc + yp, दिस इज आवर स्टेप नंबर 3। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड में क्या था, f(x) किस तरह का था स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। तो y = yc स्टूडेंट क्या था हमारे पास, c1 e रेज़ टू द पावर -x प्लस इंटू c2 cos √3/2x प्लस sin √3/2x e रेज़ टू द पावर x/2 स्टूडेंट प्लस करेंगे। और yp का आंसर 1 + x e रेज़ टू द पावर -x/3 प्लस 1/9 e रेज़ टू द पावर 2x। दिस इज आवर सोल्यूशन। क्लियर है स्टूडेंट। आई रिपीट, आपने क्या करना है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने उसकी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना है, जिसका नाम था कैपिटल FD y = f(x). उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 कम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड आउट करना है। कम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है और राइट हैंड साइड को 0 की इक्वेट करना है, जिसको हमने कहा होमोजीनियस बनाना है। उसके बाद आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो FD है, वो डिपेंड करेगी आपकी नेचर ऑफ रूट्स क्या आएंगी YC की। आया कि वो रियल हैं, रियल में इक्वल और अनइक्वल का केस आ गया। फिर हम ये देखेंगे कि आया कि वो रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स में भी इक्वल और अनइक्वल का जो है वो रूल लगाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट YC को कैलकुलेट किया। नेक्स्ट YP कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है YP। व्हाट इज़ YP? पर्टिकुलर इंटीग्रल। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, 1/FD × f(x). तो FD हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला और f(x) हमने एक फार्मूले में उसको मर्ज किया। फिर f(x) की नेचर को देखेंगे कि वो क्या है। हमारा केस नंबर फर्स्ट था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें ये बताता है कि e⁴ax को आपने FD में पुट करना है। तो पुट करने से आंसर 0 नहीं आना चाहिए, तो वो हमारा आंसर होगा। लेट्स सपोज a पुट करने से अगर हमारा f(a) जो बन चुका है वो 0 है, तो आपने e⁴ax को आपने लिखकर एक बार उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है और उसके बाद दोबारा फिर क्या करना है, a को पुट करना है। तो अब आपका आंसर 0 नहीं बनेगा। लेट्स सपोज फिर भी आंसर 0 बनता है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करके यानी कि x और लगाकर फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोबारा a को पुट करेंगे। ठीक है, यानी कि तब तक करते रहना है जब तक कि हमारा आंसर नॉन ज़ीरो ना हो जाए, ज़ीरो ना हो यानी कि नॉन ज़ीरो हो। तो ये हमारा स्टूडेंट YP फाइंड आउट होगा इस तरह से। और जनरल इक्वेशन में आपने इसको सब्स्टिट्यूट करना है। जनरल इक्वेशन क्या है, y = yc + yp। होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ये टॉपिक हमारा लेंथी है थोड़ा, तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।